Hello students, welcome to CR Internet School online classes. Dear student, today we discuss lesson number 18 bills of exchange part number first. Dear students, देखिए पिछला लेसन हमारा थ्योरेटिकल था, 2 पार्ट्स हमने उसमें किए थे प्रोविजंस एंड रिजर्व में। आज हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज नया लेसन। इस लेसन में हमारा कुछ सिलेबस डिलीट हुआ है। CBSE ने जो 30% सिलेबस डिलीट किया था उसमें से इस लेसन में केवल हमारे सिलेबस में 1 to 12 ही क्वेश्चन है। तो थ्योरी करेंगे रिगार्डिंग एंड द 1 to 12 क्वेश्चंस ओनली। ये था आपका इस लेसन के रिगार्डिंग में, जिस लेसन में से कम हुआ है। तो हम केवल इस लेसन में ओनली 1 to 12 से ही क्वेश्चंस करेंगे और थ्योरी में। तो सबसे पहले क्या है बिल्स ऑफ एक्सचेंज समझिए प्लीज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का जो दूसरा नाम है वो BR भी कहते हैं, जिसे नाम है बिल्स रिसीवेबल। और BR शब्द कहाँ से बना? ये डेटर से बना। BR आप थोड़ा पढ़कर आ रहे हैं, आपने जो बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी की थी तो उसमें बिल ऑफ एक्सचेंज आया था BR, बिल्स रिसीवेबल। तो देखिए क्या होता है डेटर। उससे पहले देखिए इस लेसन में जो हमारा है, जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है वो है इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। इस लेसन के संबंध में हमारा एक इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आया 1881, जिसमें बिल ऑफ एक्सचेंज के रिगार्डिंग में बताया गया है। देखिए एक बात आपने नोट की है, आज के जो मॉडर्न्स में, आज के जो आधुनिक युग में हैं, जो बिजनेस करता है, द ह्यूज ट्रांजेक्शंस, जितनी भी ट्रांजेक्शन हो ज़्यादा से ज़्यादा वो क्रेडिट होती है, उधार। और उधार ट्रांजेक्शन होने की वजह से ये वर्ड आया हमारा, और ये वर्ड है तो फिर ये वर्ड आया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी क्रेडिट सेल होती है, समझना, जो हमारी क्रेडिट सेल होती है, उधार बिक्री, उनसे बनते हैं डेटर, और डेटर से बन जाते हैं BR, बिल ऑफ एक्सचेंज। एक्सचेंज वर्ड क्या है? X और Y 2 कैंडिडेट है, एक माल बेचने वाला, एक खरीदने वाला। इन दोनों के बीच में उस बिल का एक्सचेंज होगा, आदान प्रदान होगा। एक्सचेंज वर्ड होता है आदान प्रदान, उसे बिल ऑफ एक्सचेंज के नाम से जानते हैं। तो इज दैट क्लियर? आपको समझ में आ गया होगा बिल ऑफ एक्सचेंज का मीनिंग क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन दे रखी है इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में। वो क्या है? उससे पहले देखिए पुराने समय में जिस बिल ऑफ एक्सचेंज को आज के वेस्टर्न कंट्री जो भी हैं उनमें इसे बिल ऑफ एक्सचेंज के नाम से जानते हैं, प्रोविजनरी नोट्स के नाम से जानते हैं। पुराने समय में भारत में इसको जो जाना जाता था हुंडी के नाम से जाना जाता था। इस बिल ऑफ एक्सचेंज को जो पुराने समय में जो यूज वर्ड किया जाता था वो हुंडी होता था, लेकिन अब जो वर्ड आ रहा है वो क्या आ रहा है? बिल ऑफ एक्सचेंज। तो व्हाट इज द योर मीनिंग जानिए। आप देखिए डेफिनेशन इंडियन नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट एक्ट में बताई गई है। क्या डेफिनेशन और क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट, ये कहता है ए बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है बिल ऑफ एक्सचेंज, कहता है इन राइटिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर, राइटिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर, कहता है इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, is an instrument in writing unconditional order, an unconditional order signed by, an unconditional order signed by, किसके द्वारा साइन किए जाएंगे? अभी समझाऊंगा मैं इसको। फिर द मेकर डायरेक्टिंग टू पे, द मेकर डायरेक्टिंग टू पे a certain sum of money, a certain sum
of money to the only to or to the only to or to the bearer of to the order of a certain person, order of a certain person or to the bearer of the instrument, or to the bearer of the instrument। अब देखिए मैं इसको समझाऊंगा, कोई रट्टाफिकेशन नहीं है। क्या है एक बिल ऑफ एक्सचेंज? एक बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? इज एन इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा हथियार है आपके सामने, एक ऐसा अस्त्र शस्त्र है इन राइटिंग जो लिखा जाता है, अनकंडीशनल, शर्त नहीं है। और क्या लिखा जाता है? एक आदेश दिया जाता है शर्त रहित, जिसमें साइन किसके होंगे? बाय द मेकर, बनाने वाले के। डायरेक्टिंग टू पे, वो ये कहेगा या तो इसको जो पैसा मैं मांग रहा हूँ या तो मुझे दो, या मैं कहूँ उस व्यक्ति को, मैं ऑर्डर दूंगा उस व्यक्ति को देना है, या जिसके पास वो बिल है उसको। तो देखो इस बात में जो आ रही है वो ये बात आ रही है, जो पैसा मैं मांग रहा हूँ, देखो मैंने उधार माल दिया है तो मुझे पैसे मिलने चाहिए। अब वो पैसे मैं आपसे एक इंस्ट्रूमेंट, एक राइटिंग अनकंडीशनल, मैं एक बिल लिखूँगा जिसमें मैं साइन करूँगा बाय द मेकर, मैंने कर दिया, और फिर मुझे एक्सेप्ट करवाऊँगा उस व्यक्ति से कि आपने जो पैसे देने हैं वो या तो मुझे दो, या मैं जिसको ऑर्डर दे रहा हूँ उसको दो, या जिसके पास वो बिल है उस व्यक्ति को आपने पेड करना होगा। दिस इज द बिल ऑफ एक्सचेंज। तो इसमें बातें क्या आई हैं आपने अंडरलाइन करना है? इंस्ट्रूमेंट है, अनकंडीशनल है, साइंड बाय द मेकर है, टू ओनली, पैसा जो देना है, सम ऑफ मनी, टू या ऑर्डर या बीरर। तो ये वर्ड हैं जो आपको बता रहे हैं व्हाट इज द डेफिनेशंस। ओके, मैंने कहा था मीनिंग जो होते हैं और डेफिनेशन होती है वो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स बनती हैं। तो वेरी आपके जिस मीनिंग में पढ़ा एज एन इंस्ट्रूमेंट है ये भाई एक ऑर्डर होता है जो अनकंडीशनल होता है। तो मीनिंग के परिभाषा में 4 से 5 बातें आई थी, वही आप लिख सकते हैं, जो मैंने अंडरलाइन करवाए थे उन्हीं को आप लिख देना। दिस इज योर कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखिए इसमें पार्टीज कितनी होती हैं, समझना ध्यान से। पार्टीज सॉरी 3 पार्टी होगी, एक ड्रॉवर, एक ड्रॉई और एक पेई। समझना कौन होता है। ड्रॉवर वो व्यक्ति होता है जिसने माल बेचा है, एक्स इज द ड्रॉवर, खरीदने वाला वाई, वाई द ड्रॉई, और पेई जिसको भुगतान किया जाएगा, चाहे वो एक्स हो सकता है या कोई भी व्यक्ति जिसको ऑर्डर दे दिया, जिसके पास बिल ऑफ एक्सचेंज है। तो एक्स ने वाई को माल बेचा, एक्स इज द ड्रॉवर, वाई इज द ड्रॉई, वाई ने खरीदा, वाई एक्स को बिल देगा, वो बिल अगर एक्स के पास है तो एक्स को भुगतान होगा, अगर किसी से ऑर्डर दे दिया, उसने बेच दिया, किसी को बेचान कर दिया, एंडोर्समेंट कर दिया, तो उस व्यक्ति को वाई को पेमेंट करनी होगी। वाई को तो पेमेंट से मतलब, वाई कह रहा है मैंने पैसे देने चाहिए, आप लो चाहे कोई भी व्यक्ति लो। ओके, जैसे हम चेक काट के दे देते हैं, चेक उस व्यक्ति का नाम दे दिया, अब उस चेक की पेमेंट बाद में किसको करता है क्या नहीं है वो तो उसके ऊपर डिपेंड है ना। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में भी ट्रांसफर, इंडोर्समेंट भी हो सकता है, बेचान हो सकता है, तो हमें उससे लेना देना नहीं है। ड्रॉई कहता है आप उसको पैसे दे दीजिए प्लीज। ओके, तो ये तो ड्रॉवर था। अब इसका स्पेसिमेन कैसे बनता है बिल ऑफ एक्सचेंज? जैसे आपका रुपए होता है, धारक को इतने रुपए देने का वजन करता हूँ, ऐसे कैसा सेम स्पेसिमेन बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। आपने क्या करना, जितने रुपए मांगते हैं, जैसे उसका एड्रेस, वो 5 लाख रुपए मांग रहा है, 5 लाख रुपए लिख दिए। फिर आपने उसमें एक रसीदी टिकट लगती है, यहाँ पर स्टैंप लगा दी। स्टैंप लगने के बाद आपने क्या लिखना है, 2 मंथ्स, कितने महीने के लिए, वो बातें आप लिख देंगे। 2 मंथ्स कितने लिए, ये लिख देंगे बातें। और उसके बाद यहाँ मेकर अपना साइन कर देगा, जिसने बिल बनाया है, अर्थात जिसने माल बेचा है। और यहाँ वो व्यक्ति जिसने माल खरीदा है वो ये लिखेगा ACCEPTED, स्वीकृत करता हूँ, मैं देने का वचन अदा करता हूँ।
देखिए एक्सेप्ट मैंने स्वीकृत करना कि जितना पैसा है 5 लाख रुपए मैं दूंगा भाई, 2 महीने बाद आपको ये पैसा मिल जाएगा। दिस इज द स्पेसिमेन ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज। अब कुछ इसकी एडवांटेजेस पढ़ेंगे, क्या फ़ायदे हैं। तो हम 3-4 ही एडवांटेजेस मैं बार बार कह रहा हूँ कि ज़्यादा नहीं करेंगे। सबसे पहले हेल्पिंग द मे बी पर्टिकुलर एंड परचेज एंड सेल्स ऑफ द गुड्स ऑन क्रेडिट। सबसे पहले भाई जो माल उधार परचेज किया जाता है या सेल्स किया जाता है ऑन क्रेडिट बेस पे गुड्स, उनके लिए बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया जाता है। सबसे पहला एडवांटेज ये है। दूसरा एडवांटेज क्या है, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है, ये कानूनी रूप से बनाया जाता है। अगर कोई व्यक्ति बिल बनाया और वो डिसऑनर हो जाता है, पेमेंट नहीं होगी, तो उस व्यक्ति को पनिशमेंट दिया जाएगा, उसको सज़ा भी हो सकती है, वो कोर्ट क्या देता है, इसलिए इसे एक लीगल डॉक्यूमेंट मानते हैं। ओके, कानून के द्वारा मान्यता प्राप्त होता है, इसकी जो रिकवरी होती है वो लीगली रूप से आप कर सकते हैं, कंपनसेशन देना पड़ेगा। नेक्स्ट हम ये कह सकते हैं इंडोमेंट फैसिलिटी। अभी मैंने एक वर्ड बताया था इंडोमेंट का, इंडोर्समेंट फैसिलिटी। इंडोर्समेंट का मतलब क्या होता है, पॉसिबल एक्सचेंज को आप इजीली बेच सकते हैं, बेचान कर सकते हैं। जैसे एक्स और वाई था, वाई ने एक्स को दिया, एक्स से कोई पैसा जेड मांगता है तो एक्स जेड को ये बेच सकता है। तो इंडोर्समेंट की फैसिलिटी भी अवेलेबल है इस बिल के अंदर। ओके, एक और कर लो, हेल्पिंग इन द प्लानिंग ऑफ द कैश ऑपरेशन। ये 4 ही पॉइंट करना, हेल्पिंग इन द प्लानिंग ऑफ कैश ऑपरेशन। जो हमारे नगद ऑपरेशन होता है उसकी प्लानिंग बनाने में, देखो प्लानिंग हम बनाते हैं तो हमें ये पता लगता है कि वाई से हमें इतना पैसा मिलेगा, तो हम एक प्लान बना लेंगे ना कि इतना पैसा हमारे पास प्राप्त आएगा। तो सबसे पहला था कि परचेज और सेल जो क्रेडिट होती है उसे बिल ऑफ एक्सचेंज से फ़ायदा होता है, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, कोई भी पैसा हो लीगली आप ले सकते हैं। और इंडोर्समेंट हम इसको बेचान भी कर सकते हैं, दूसरा व्यक्ति अगर मांगता है तो उसको दे देंगे, और पैसे जब आएंगे तो हम एक प्लानिंग बना सकते हैं कि जब ये पैसा प्राप्त होगा तो हम भविष्य में क्या कर सकते हैं। तो दीज आर द 4 एडवांटेजेस। नेक्स्ट इसी में एक वर्ड आ रहा है प्रोमिसरी नोट। देखिए बिल ऑफ एक्सचेंज प्रोमिसरी नोट लगभग मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है प्रोमिसरी नोट के अंदर। प्रोमिसरी जो नोट होता है ये थोड़ा डिफरेंस क्या है, जहाँ ड्रॉवर ड्रॉई था ना, यहाँ पर क्या है, ओनली 2 ही कैंडिडेट होगा, एक ड्रॉवर होगा, मेकर होगा और एक पेई होगा। केवल एक बनाने वाला मेकर होता है और एक पेई। उसमें तो क्या थे, उसमें 3 थे, ड्रॉवर था, ड्रॉई था और पेई था। यहाँ केवल सीधे 2 ही कैंडिडेट, बनाने वाला और पेई जो भुगतान करने वाला होता है, मेकर और पेई होता है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम ये ने कहा ना कि जो बिल है वो उस कैंडिडेट के द्वारा बनाया जाता है जिसने पैसे देने हों। वहाँ क्या बना रहा था, जिसने माल बेचा वो बना रहा था। तो यहाँ पर जो मेकिंग है उस कैंडिडेट के द्वारा बनाया जा रहा है, जिसको पेमेंट करनी है 2 महीने के बाद भी मैं आपका पैसा देता हूँ। इसमें क्या वर्ड कह रहा है, आई प्रॉमिस। वो व्यक्ति प्रॉमिस करता है कि भाई मैं इतना रुपए दूंगा, और किसको दूंगा, यहाँ पे टू लिखेंगे, जिस भी व्यक्ति को वो देगा। तो दिस इज द प्रोमिसरी नोट है ये, जिसमें ये प्रॉमिस करता है। जैसे आपने मैंने कहा था कि 10 रुपये के नोट पे लिखा होता है ना, प्रॉमिस, RBI गवर्नर के साइन होते हैं, प्रॉमिस टू पे समथिंग एंड द अमाउंट टू बी टू द वे। तो कितने रुपए का, 10 रुपये देने का वचन अदा करता हूँ, 100 देना, 2000 देने का। तो यहाँ भी ये प्रॉमिस कर रहा है प्रोमिसरी नोट के अंदर, और अपने साइन कर रहा है जिसने मेकर बनाया कि इस व्यक्ति को पे किया जाएगा, भुगतान किया जाएगा। दिस इज द प्रोमिसरी नोट। ओके स्टूडेंट्स, फिर इसमें एक वर्ड आ रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन। तो ये लास्ट टॉपिक है हमारा जो हम डिफरेंस करेंगे, फिर उसके बाद थ्योरेटिकल पार्ट हमारा खत्म हो जाएगा। कल से हम न्यूमेरिकल पार्ट करेंगे। देखिए क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट। डिफरेंस, बेसिस ऑफ डिफरेंस, अंतर का आधार क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट। तो देखिए बारी बारी से हम प्रोविजन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में जल्दी जल्दी से कर देते हैं। सबसे पहले देखिए वेरी सिंप्लिसिटी, पार्टीज। बताइए इसमें कितनी पार्टी थी, देयर आर 3 पार्टीज।
और इसमें केवल ओनली 2 पार्टीज और उनके नाम ड्रोवर, ड्रोई एंड पेई। यहाँ पर ओनली मेकर एंड पेई। तो पहला डिफरेंस क्या है कि इसमें पार्टीज कितनी हैं। ठीक है, ड्रोन बाय द क्रेडिटर, इसमें ड्रोन किसको किया जाएगा, जो ड्रोन होगा वो बाय द क्रेडिटर, और यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स ड्रोन बाय द डेटर। ओके, यह ड्रोन जो किया जाता है वो लेने वाले व्यक्ति के द्वारा, क्रेडिटर के द्वारा। मैंने पैसे लेने तो मैं ड्रोन करूंगा, मैं लिखूंगा बिल, और यहाँ पर देने वाले जिसने बिल देना है पैसा, तो हियर इज द ड्रोन्स बाय द क्रेडिटर्स आर हियर द गिवन इन द क्वेश्चंस, इज द ड्रोन इज द बिल ऑफ एक्सचेंज द प्रोमिसरी नोट। ओके स्टूडेंट्स, तो हियर इज द 3 parties and 2 parties, and here is the question of the drawer is the maybe creditor and the debtor. Next, third point are here. थर्ड पॉइंट क्या है, देखिए, पेई, ड्रोअर कैन बी द पेई ऑफ द बिल। यहाँ पेई कौन होगा, यहाँ ड्रोअर होगा पेई। ओके स्टूडेंट्स, और इसमें पेई कौन होगा, इज द मेकर कैन नॉट बी पेई ऑफ इट। मेकर कभी भी नहीं हो सकता, कैन नॉट पे इट। नंबर 4 में हम बात कर रहे हैं नोटिंग चार्जेस, जो नोटेड होती है डिसऑनर पर, वो पेड किया जाता है। एक वर्ड है नोटिंग चार्जेस, खर्च होना, इसमें पे करना, भुगतान करना पड़ेगा, लेकिन इसमें नोट पेड होता है। और लास्ट एक डिफरेंस और लेते हैं हम, और वो है लास्ट स्टैम्प्स, नोट नीड, और इसमें स्टैम्प मस्ट। स्टैम्प माने होता है डाक टिकट जो होती है वो लगानी होती है, इसमें नोट, बट इन दिस केस फिक्स्ड मस्ट, तो यहाँ पर आपको अवश्य देना होगा। तो ये था डिफरेंस, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। द पार्टीज आर हियर, 3 पार्टीज होती हैं, इसमें 2 पार्टीज होती हैं। ड्रोन जो होता है बाय द डियर स्टूडेंट, यहाँ क्रेडिटर ड्रोन करता है, तो यहाँ डेटर करता है। पे क्या होता है, ड्रोन होता है या मेकर होता है। नोटिंग चार्जेस यहाँ पर पे करना पड़ेगा, इसमें कोई ज़रूरी नहीं होती है, और स्टैम्प ड्यूटी इसमें नहीं लगाई जाती है, इसमें लगाई जाती है। ओके स्टूडेंट्स, अब आप अपने होमवर्क की तरफ आइए। थ्योरेटिकल पार्ट्स में क्या होमवर्क है आपका, क्या करना है आपने, देखिए आपका होमवर्क प्लीज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, मीनिंग, ओके, डेफिनेशंस, उसके बाद आपने करेक्टरिस्टिक्स मैंने बताई थी, वो आप करेक्टरिस्टिक्स, उसके बाद मैंने बताया था बिल ऑफ एक्सचेंज को कैसे राइट डाउन किया जाता है और क्या लिखा जाता है उसके अंदर, पार्टीज़ कितनी हैं, 3 पार्टीज़ के बारे में बताना है। फिर उसके बाद बिल ऑफ एक्सचेंज का स्पेसिमेन बनाना है आपने, और एडवांटेजेस करनी है ओनली 4। प्रोमिसरी नोट के बारे में पढ़ना है, और डिफरेंस करना है बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट का। ओके स्टूडेंट्स, ये था आपका होमवर्क था। एनी प्रॉब्लम प्लीज़ कॉन्टैक्ट माई व्हाट्सएप नंबर 9416586639। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय, हैव अ गुड डे।